Hello everyone, welcome to Positive Approach Academy. My name is Priyanka. केमिस्ट्री की क्लास है जैसे कि आपको पता ही है प्रैक्टिस सीरीज हमारे चैनल पे चली हुई है जिसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की क्लासेस आपके लिए लाते हैं डेली 9 पीएम से स्टार्ट हो जाती हैं और केमिस्ट्री की आपकी 9:30 पे लगती है। तो करेंगे स्टार्ट आज की क्लास को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, what will be the molality of the solution containing 18.25 grams of HCl gas in 500 gram of water? तो ऑप्शन ए है 0.1 m, ऑप्शन बी है 0.5 m, ऑप्शन सी है 1 m एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन को। मोलैलिटी पूछी गई है, सबसे पहले तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूले से मोलैलिटी की कैलकुलेशन की जाती है। तो सबसे पहली बात, मोलैलिटी स्मॉल m से इसको डिनोट किया जाता है और अभी फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि आप ही बताएंगे मुझे। जल्दी से बता दो क्या फॉर्मूला रहेगा मोलैलिटी। तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। और देखा गया है पीवाईक्यूज में इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। हम बात कर रहे हैं यहाँ मोलैलिटी की यानी कि स्मॉल m की। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है मोल्स ऑफ solute divided by mass of solvent। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि केजी में होना चाहिए मास। मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल, सिंपल एन, स्मॉल एन। ठीक है, ये तो रहा फॉर्मूला। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। हमें गिवन क्या है, 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें सबसे पहले तो स्मॉल एन निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ मोल निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे हम HCl के। तो क्या रहता है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे सभी जो भी एस्पायरेंट लाइव हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कितना एन निकलेगा। तो चलिए एन हम देखेंगे HCl का। तो गिवन मास फॉर्मूला जो रहता है डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये रहता है आपका एन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। गिवन मास यहाँ पे है 18.25 और मोलर मास अगर HCl का निकालें तो कितना होगा, जल्दी से बताइए। मोलर मास HCl का कितना होगा, 1 प्लस क्लोरीन आपका 35.5 मास, हाइड्रोजन का मास और क्लोरीन का मास है ना। तो प्लस करके कितना आ जाएगा, यही। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये डिवीजन आप खुद करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। 0.5 मोल, ये आ गई हमारे पास एन वैल्यू। क्लियर है, तो एक पार्ट हमने कर लिया। मास ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे जो कि 500 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि केजी में कन्वर्ट करना है हमने। मास जो है आपको देखो वाटर का कितना दिया गया है, 500 ग्राम। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 0.5 केजी। सिंपल सी कैलकुलेशन है ना। तो बस अब करिए वैल्यू पुट फॉर्मूला में। अब आ जाओ मोलैलिटी पे। तो स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल हमने निकाले 0.5 और हमारे पास मास भी कितना आया है सॉल्वेंट का केजी में 0.5। तो मोलैलिटी हमारे पास आ गई 1 m। ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को क्वेश्चन किस तरीके से हमने किया सॉल्व। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देख लो, मोलैलिटी पूछी गई थी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सबसे पहले तो हमने मोल निकाले जो कि हमारे पास आए 0.5 मोल। उसके बाद हमने जो मास हमें गिवन था सॉल्वेंट का उसको केजी में कन्वर्ट किया तो 0.5 केजी आया। डायरेक्ट हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की और 1 मोलल हमारे पास आंसर आ गया है। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, wavelength of radiation having frequency 1000 hertz इस टाइप का सेम क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा। सबसे पहले तो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा का मुझे फॉर्मूला बताओ। फ्रीक्वेंसी के साथ बताना है आपने रिलेशन, जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में आई थिंक किया था। तो वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या रहता है फॉर्मूला बताइए।
वेवलेंथ इज इक्वल टू, बताओ, कमेंट करना है सभी ने, जितने भी एस्पायरेंट लाइव है। क्या फॉर्मूला रहेगा? रिलेशन अगर पूछा जाए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का तो वो रहता है लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, जहां पे लैम्डा आपका वेवलेंथ है, सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है। बस अब जल्दी से वैल्यू पुट करके आंसर भी बता दो, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है और आप अच्छे से कर लोगे। सी की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूनिट, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1000, है ना? तो बस इसी को सॉल्व करना है अब हमने। क्या आ जाएगा? ये 3 जीरो ऊपर गई तो माइनस की हो जाएंगी, तो 3 × 10⁵ क्या ऑप्शन दिख रही है आपको ऐसी? पहली ऑप्शन देखो, 10⁷ है, दूसरी नैनोमीटर में है, तीसरी एंगस्ट्रॉन्ग में है, और चौथी आपकी सेंटीमीटर में है ना? क्या आंसर निकालेंगे? मतलब अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं निकला है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको, ये निकली है आपकी मीटर्स में, ठीक है, 3 × 10⁵ मीटर, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और हमारा आंसर हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना? बस वैल्यू पुट करनी है अब हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3 × 10⁷। ये रहा आपका फाइनल आंसर। सीधा क्वेश्चन आया था, बस आपको ये रिलेशन याद रखनी है, लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू, जो कि फ्रीक्वेंसी है आपकी। सी की वैल्यू सभी को पता रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 1000 हर्ट्ज, और आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 × 10⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है एस ब्लॉक, बी है पी ब्लॉक, सी है डी ब्लॉक, एंड डी है एफ ब्लॉक। 57 एटॉमिक नंबर, सबसे पहले तो ये कमेंट कर दीजिए कि 57 जो एटॉमिक नंबर है किसका है, कौन सा एलिमेंट है जिसका 57 एटॉमिक नंबर होता है? 57, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू, हमसे पूछा है 57 एटॉमिक नंबर जो है वो कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा। ब्लॉक में कैसे पता चलता है हमें? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर करता है, किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा, वही डिसाइड करता है आपका ब्लॉक। तो सबसे पहले तो 57 एटॉमिक नंबर होता है आपका लेंथेनम का, लेंथेनम का, ठीक है। अब लेंथेनम का नाम सुन के आपके दिमाग में आएगा कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा, पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर, जो एफ ब्लॉक कहेंगे, जबकि हम इसको एफ ब्लॉक में ही काउंट करते हैं। जो लेंथेनाइड सीरीज रहती है आपकी, वो 57 से 71 ही हम कंसिडर करते हैं उसको, जो एफ ब्लॉक में आती है ना? तो आपके दिमाग में आ सकता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है, पर ये गलत हो जाएगा। जो आपका लेंथेनम है, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5d में एंटर करता है, 5d ऑर्बिटल जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करता है। दैट्स वाई अगर हम इसकी बात करें तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, डी ब्लॉक। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम सोचेंगे कि लेंथेनम जो है लेंथेनाइड सीरीज को बिलोंग करता है, और लेंथेनाइड सीरीज आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं। बट आप याद रखना है, आपने याद रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में एंटर करता है, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपके लिए, जो एक्टिनाइड्स हैं वो किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होते हैं और किस पे एंड होते हैं? एक्टिनाइड्स, जैसे लेंथेनाइड्स तो हमने कहा कि 57 से 71, तो एक्टिनाइड्स किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होके किस पे एंड करेंगे? कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं एक्टिनाइड्स में? जल्दी से कमेंट कर देना है आपने। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following elements have lowest ionization enthalpy? Lowest ionization enthalpy. ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है बेरियम, एंड ऑप्शन डी है स्ट्रोंशियम। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या रहता है ट्रेंड? ग्रुप्स में और पीरियड्स में बता दीजिए। ग्रुप्स में क्या करेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी? इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? सेम केस पीरियड्स में इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? ये चीज पता होगी, ये ट्रेंड पता होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, है ना? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वही रहती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ग्रुप्स में अगर हम बात करें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है ना? और पीरियड्स में करती है इंक्रीज। ग्रुप्स में क्यों डिक्रीज करती है? ऑब्वियसली एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, आपका न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर पाएंगे। वहीं पीरियड्स में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, तो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगी। ठीक है, अब मुझे आंसर बताइए। देखो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, क्या कॉमन लग रहा है आपको? मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कुछ कॉमन दिख रहा है इनमें? एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं ये जो आपके मैग्नीशियम है, नेक्स्ट कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम, कुछ इस तरीके से ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर कौन सा? कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं ये? सेकंड या थर्ड या फर्स्ट? पीरियोडिक टेबल याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? सेकंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं ये। डाउन द ग्रुप हमने कहा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, और यहाँ पूछा है लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो किसकी होनी चाहिए? बेरियम की। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो ट्रेंड याद कर लो कि ग्रुप में डिक्रीज करती है, पीरियड में इंक्रीज करती है। फिर ऑप्शन पे आपने ध्यान से देखना है कि क्या ये कौन कौन से ग्रुप या पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि ये एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, तो इजी हो गया हमारे लिए। इसी के साथ आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन जो आप अभी कमेंट करेंगे आंसर, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में किसकी रहती है, किस ग्रुप की रहेगी? हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस ग्रुप की रहेगी पूरे पीरियोडिक टेबल में? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 18 ग्रुप हैं आपके टोटल, और आपने बताना है उन 18 में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती है। तो ये आंसर आपने कमेंट करना है अभी। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज। तो देखो, डायरेक्ट डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती हैं, तो थ्योरी प्लस आपके जो न्यूमेरिकल रहते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो दोनों पे ही अपना आपने अच्छे से पढ़ने हैं दोनों चीजें। ऑप्शन ए है आइसोमेरिज्म, ऑप्शन बी है पॉली आइसोमेरिज्म। यहाँ पे थोड़ी सी गलत है ये ऑप्शन, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, आइसो नहीं होगा, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। फिर आपका ऑप्शन सी आइसोमॉर्फिज्म एंड ऑप्शन डी है एमॉर्फिज्म। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यहाँ पे गलत दी है वैसे ऑप्शन, बट इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करो और आंसर भी पढ़ो। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। वहीं अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? ये जो आइसोमेरिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या डेफिनेशन होगी? इसको भी कमेंट कर दीजिए आंसर। हो सकता है आपसे आइसोमेरिज्म पूछ लिया जाए कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, तो क्या रहती है आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, आपने कमेंट कर देना है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज। बेसिसिटी पूछी गई है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड एक ही बात है। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो जल्दी से जिनको आता है कमेंट कर दीजिए। बेसिसिटी पूछी गई है। बेसिसिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि कितने H पॉजिटिव वो डोनेट करेगा। ठीक है, जो भी आपके पास दिया गया है यहाँ पे
तो कितने H पॉजिटिव वो डोनेट करेगा जब वो वाटर में डिसॉल्व हो। ठीक है, H3PO4 रहता है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। अब जब ये डिसॉल्व होगा तो OH 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 यहाँ से 3 H पॉजिटिव रिलीज होंगे। ठीक है, तो जितने H पॉजिटिव उतने ही आपकी बेसिसिटी रहती है। नंबर ऑफ H पॉजिटिव जितने होंगे, कितने H पॉजिटिव हुए 3, तो बेसिसिटी भी कितनी हो गई H3PO4 की 3 हो जाएगी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। बेसिसिटी कैसे निकालनी है आपने, H3PO4 हमें गिवन था, पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और आपने देखना है कि कितने H पॉजिटिव जो है ये रिलीज करेगा या डोनेट करेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जो H है हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इसमें एक पॉइंट रहता है। इसी के साथ आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन अगेन, जिसका आप अभी आंसर करेंगे। आपने बतानी है H2SO4 की क्या बेसिसिटी रहेगी, बताइए। H2SO4 की बेसिसिटी क्या रहेगी? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए इसका। सेंट्रल एटम देखो सल्फर है इसमें, 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। H2SO4 की बेसिसिटी तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आई थिंक आपने अभी देख लिया होगा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम तब तक चलेंगे, तब तक आप आंसर कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in water and the solution is made up to 0.5 liter. The molarity of solution is, देखो मोलैलिटी का ही क्वेश्चन हमने किया, अब दूसरा क्वेश्चन मोलैरिटी पे आ गया है। एक और बार रीड करेंगे क्वेश्चन अच्छे से। 5.85 gram of NaCl is dissolved in water and the solution is made up to 0.5 liter. The molarity of solution is, तो सबसे पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला कमेंट कर दीजिए। क्या फॉर्मूला रहता है मोलैरिटी का? इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं मोलैरिटी, और मोलैलिटी को स्मॉल m से, याद रखना है आपने। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो ये रहता है आपका मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ पे भी हमें n कैलकुलेट करना होगा, तो n कैलकुलेट करो NaCl में, कितना होगा NaCl का n? अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, नंबर ऑफ मोल इन NaCl जो कि है n, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ और मुझे आंसर बताएंगे। NaCl का गिवन मास कितना है 5.85 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का मास रहता है 23 प्लस क्लोरीन तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था जो कि है 35.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 5.85 डिवाइडेड बाय, प्लस करना है इसको, कितना हो जाएगा 58.5 है ना, प्लस करके। तो ये तो पूरा का पूरा कट हो गया और नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गए 1। ओ, यहाँ पे आई थिंक पॉइंट का कुछ डिफरेंस है ना, पॉइंट यहाँ पे, अच्छा तब 0.1 आएगा। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए हमारे पास 0.1 आ गए। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई। वॉल्यूम हमें लीटर में ही गिवन है, देख सकते हैं आप ऊपर, बस अब वैल्यू पुट कर दो। जिन्होंने आंसर निकाल दिया है कमेंट कर सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू n हमारे पास है 0.1, वॉल्यूम हमें गिवन है 0.5, दैट्स इट। बस फाइनल इसमें करिए, अब ये आ जाएगा 1/5 है ना, 0 से 0 कट हो जाएगी। और अगर इसको देखें तो 2 पॉइंट समथिंग, आई थिंक कुछ यही आंसर होगा। ओके, 2 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, 0.2 होगा क्योंकि नीचे बड़ा है, तो 0.2 मोलर मोलैरिटी हमारे पास आंसर आ जाएगी। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
तो ये थी मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। क्वेश्चन था हमें, उसमें हमें वॉल्यूम गिवन था और NaCl का मास गिवन था। हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया N/V। N कैलकुलेट कर लिए, 0.1 आ गया। वॉल्यूम चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी यूनिट्स की, क्योंकि ऑलरेडी लीटर्स में ही दिया था, तो 0.2 मोलर हमारी मोलैरिटी निकल गई। यहीं पे आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन है, यूनिट्स बता दीजिए जल्दी से मोलैरिटी के क्या रहते हैं। मोलैरिटी के यूनिट्स बताने हैं आपने। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो लग रहा होगा आपको कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाँ यूनिट पूछ रहे हैं, बट आ जाते हैं एग्जाम में, कुछ भी आ जाता है। पेपर में ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको टफ ही आएंगे या सारे के सारे क्वेश्चन इजी आ जाएंगे। पेपर हमेशा हमेशा जो है मिक्स रहता है ना। कुछ इजी भी होंगे, कुछ बहुत इजी आ जाते हैं, कुछ टैट लेवल के भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं आपने। ऐसा नहीं सोचना है कि हमें सारे टफ ही करने हैं, हो सकता है पेपर इजी आ जाए, या ऐसा नहीं है कि सारा इजी ही पढ़ा, टफ वाला जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो छोड़ दिया, नहीं, सब कुछ पढ़ना है। मोलैरिटी के यूनिट जल्दी से आपने कमेंट कर देने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। IUPAC नेम ऑफ CH3CHO। IUPAC नेम बताना है CH3CHO का। एसिटल्डिहाइड, मिथाइल एल्डिहाइड, फॉर्माइल क्लोराइड, इथेनॉल। तो काफी इजी क्वेश्चन है IUPAC नेमिंग। हम हर क्लास में एक क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं IUPAC नेमिंग का, ठीक है। तो ये आपके लिए अगेन होमवर्क क्वेश्चन है। और होमवर्क क्वेश्चन आई थिंक अब तक तो आपको पता चल ही गया होमवर्क क्वेश्चन का काम क्या रहता है आपका, कि आपको उसका आंसर कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट कर देना है। जो एस्पायरेंट लाइव हैं वो अभी कमेंट कर दीजिए, और जो एस्पायरेंट बाद में देखेंगे वीडियो को वो भी इस होमवर्क क्वेश्चन को जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये है IUPAC नेम ऑफ CH3CHO, जल्दी से कमेंट कर दो, और जो बाद में देखेंगे वो भी कर देना। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे डेली प्रैक्टिस सीरीज चलाई जाती है। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स की क्लासेस आती हैं आपके लिए। केमिस्ट्री मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों एस्पायरेंट्स के लिए रहती है। बाकी जो बच्चे हमारे पेड बैच में एनरोल होना चाहते हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है आजकल, तो जिनको वहां पे एनरोल होना और वहां से तैयारी करनी है, तो वो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं और पूरी डिटेल वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन जरूर कमेंट कर दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। केमिकल काइनेटिक चैप्टर है आपका। रेट कांस्टेंट के यूनिट पूछे गए हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ऑप्शन ए है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऑप्शन बी है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऑप्शन सी है लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिए जिनको पता है। यहाँ पे एक और बात आप ध्यान रखेंगे, यूनिट्स जो है रेट कांस्टेंट के, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होते हैं, सेकंड के लिए अलग होते हैं और थर्ड के लिए अलग होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने आंसर करना है। यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वहीं अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, इसमें जो रेट कांस्टेंट है उसके क्या यूनिट रहेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या यूनिट रहेंगे रेट कांस्टेंट के। अगर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, तो उसका मैं बता देती हूँ, उसके रहते हैं लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, तो उसका रहता है लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स, ठीक है। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन अगेन, यूनिट बताने हैं आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हमने देख लिए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रहता है। चलिए तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन है आपका, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 34.65 सेकेंड्स, इट्स रेट कांस्टेंट इज। ऑप्शन ए है 2 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन बी है 4 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन सी है 20 सेकेंड इनवर्स,
ऑप्शन डी है 2 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही बात की गई है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा गया है, रेट कांस्टेंट गिवन है, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो चलिए करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो पीरियड रहता है टी हाफ, फॉर्मूला क्या रहता है उसका वो आपने याद रखना है 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये है आपका टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। क्लियर, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है के, तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है। के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। 0.693 टी हाफ हमें गिवन है वो है 34.65 सेकेंड। बस इतना ही था क्वेश्चन। अब बाकी बारी है कैलकुलेशन की, जो आप कैलकुलेट करके हमें बताएंगे। जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बता दो, क्या आंसर आएगा इसका। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स, हाफ लाइफ पीरियड, रेट कांस्टेंट अलग होगा, सेकंड के लिए अलग होगा, थर्ड के लिए अलग और फोर्थ के लिए अलग। तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। और यहाँ से जो रेट कांस्टेंट जो केमिकल काइनेटिक चैप्टर है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो आंसर मैं इसका बता देती हूँ। फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन हमारी कौन सी करेक्ट है इसमें, ऑप्शन ए, 2 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। तो ये थी आज की क्लास हमारी। तो इतना ही करेंगे आज की क्लास में, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।